ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस जिसको कि सेल का कंट्रोलर भी कहा जाता है, और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट न्यूक्लियस जो सेल होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हालांकि एक्सेप्शनली कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं बॉडी में जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे हम ह्यूमंस और जो मैमल्स होते हैं उनके ब्लड की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं, जनरली जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड ए डार्क कलर स्ट्रक्चर इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने सेल के बीच में एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर देखा था, और उसी डार्क कलर के स्ट्रक्चर को उन्होंने जो है बाद में न्यूक्लियस नाम दिया था। ठीक है ना, तो उसी को न्यूक्लियस नाम दिया गया। यानी न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई वो किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। न्यूक्लियस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। यानी न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की सारी एक्टिविटीज, सेल के सारे प्रोसेसेस, सारे बायोकेमिकल एक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स लाइक प्लांट, एनिमल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो और भी किसी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म हो, तो उन सब के अंदर, उन सब की बॉडी में सेल होगी और उन सब की सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। एक्सेप्शनली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड की आरबीसी सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अगर शेप की, न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? इट इज़ सर्कुलर और ओवल शेप्ड इन स्ट्रक्चर। यानी ये या तो गोल होता है या फिर ओवल शेप यानी अंडे के जैसा होता है। इट मे बी लॉन्ग, रिबन लाइक, OR मल्टी सेगमेंटेड। या तो ये कभी कभी लंबा भी होता है, फीते के जैसा होता है, या फिर मल्टी सेगमेंटेड यानी कि बहुत सारे सेगमेंट्स में बटा हुआ दिखाई देता है। मोस्टली सेल्स कंटेन ए सिंगल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। आमतौर पे एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। बट सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। यानी कभी कभी क्या होता है, सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक। आमतौर पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फंगस होते हैं जिनके जो बॉडी होती है, जिनकी जो हाइफी होती है, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आप ऐसा बहुत जगहों पर देखेंगे बायोलॉजी में। तो सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन ए मेम्ब्रेनस बॉर्डर अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बॉर्डर पाया जाता है, एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? उस बाउंड्री को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल यानी जो क्रोमोसोम होता है, DNA होता है, उसको क्या करती है? सराउंड करती है, घेरती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया इस पेज का मैटर। अब अगले पेज में आते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो सिर्फ नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ जस्ट लाइक प्लास्टिक कवर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? जैसे प्लास्टिक कवर होता है, कोई प्लास्टिक का कवर होता है जो किसी चीज़ को ढके रहे, उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होती है वो न्यूक्लियस को चारों तरफ से क्या करती है? सराउंड करती है। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसे बनी होती है? आमतौर पे जैसे सेल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। इट कंटेन ए माइक्रोस्कोपिक पोर इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एक बहुत मर्ज चीज़ लिखी हुई है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? कुछ छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म। और इन पोर्स के थ्रू जो है सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो मैट्रिक्स पोर्शन होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है? कनेक्शन बनता है। ठीक ना। तो न्यूक्लियर पोर के ही थ्रू जो है एक तरह से सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में मौजूद चीज़ें होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर चली जाती हैं, और न्यूक्लियस में जो भी प्रोटीन्स या जो भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको साइटोप्लाज्म में जाना होता है वो उसी पोर के थ्रू चले जाते हैं। ठीक है ना। तो उस पोर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक उसका फंडामेंटल मैट्रिक्स पोर्शन होता है, उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ द परमिएबल होमोजीनस लिक्विड। ये एक परमिएबल और होमोजीनस लिक्विड होता है।
The endoplasmic reticulum is attached to the nuclear membrane and they are responsible to the formation of protein. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही फर्दर आगे चलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होते हैं। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करें स्टूडेंट्स अगर फंक्शन की, तो न्यूक्लियस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दे कंट्रोल ऑल द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका की सभी तरह की जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नंबर 2, दे कंटेन्ड ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है, ठीक है ना, या फिर दोनों भी पाया जाता है। दे कंटेन द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्क स्टेन स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, tRNA, rRNA, यानी न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के आरएनए का फॉर्मेशन करता है, जैसे mRNA, tRNA, rRNA। द अमाउंट ऑफ mRNA इन सेल इज़ 5%, tRNA इज़ 15% एंड rRNA इज़ 80%। तो सेल के अंदर बताया जा रहा है कि कौन से टाइप वाला आरएनए कितना परसेंट होता है, कितना उसका अमाउंट होता है। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो mRNA 5% होता है सेल के अंदर, tRNA जो होता है यानी ट्रांसफ़र आरएनए वो 15% होता है और rRNA जो होता है वो 80% होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीज़न एंड ट्रांसफ़र ऑफ जीन, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीज़न के लिए और साथ साथ जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। जीन का मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें बता दी, न्यूक्लियस का फंक्शन भी बता दिया, उसका स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन भी बता दिया। बेसिकली आपको ये जानना है न्यूक्लियस के अंदर 4 मेन पोर्शन होते हैं। एक न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जो उसका मैट्रिक्स पोर्शन होता है, फंडामेंटल मैट्रिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए यानी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो ये 4 पार्ट होते हैं, नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 क्रोमैटिन एंड नंबर 4 न्यूक्लियोलस। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स मिलकर जो है न्यूक्लियस बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम भी बना हुआ है और इस डायग्राम में आपको वो सारे पार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर पोर दिख रहा है, अंदर खूब सारे जो है आपको क्रोमैटिन फाइबर्स दिख रहे हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, तो दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस होता है डेट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अंदर आपको एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये जो बाउंड्री है दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर आपको राइबोसोम्स कभी दिखाई देते हैं और अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। लेक्चर को आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से सारी बात समझ में आ जाएगी। थैंक यू।